हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक पेपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं BEGC 108। इसका नाम है ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी। ये जो पेपर है बैचलर इन इंग्लिश ऑनर्स वालों का है। ठीक है, तो इस पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। अभी आपके पास आई थिंक 1-2 दिन का टाइम है। आई थिंक मंडे ट्यूसडे को है इसका पेपर, तो कोई बात नहीं, अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, तो पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो है क्रिटिकली कमेंट ऑन स्विफ्ट एंड सैवेज इंडिग्नेशन। इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो ये हम करने वाले हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़े ना कि इस पर ना क्रिटिकली पूछा है, क्रिटिकली कमेंट करना है आपको इसके बारे में। ठीक है, तो जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था और इसमें उन्होंने जो डिस्क्राइब किया है अबाउट हिज जो एक मूर्खता होती है ना, मानव की मूर्खता और बुराई, इस पर एक जो गहरा और एक अपमानजनक क्रोध, उसका गुस्सा, मतलब इंसानी मूर्खता और बुराई पर उसका जो गुस्सा है, एक कटु अनुभव, उसके साथ साथ एक अपमानित होने का जो गुस्सा है, उसके बारे में ये सब इसके बारे में बताया गया है। उनका जो सटायर है ना इसमें, वो इस को लिखने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। सटायर की हम बात कर रहे हैं, जब मेनली जब इन्होंने जो गुलिवर्स ट्रैवल जब लिखी थी, वो था तो इनका इम्पोर्टेंट पार्ट आप बता सकते हैं। वेयर ही वॉज एग्जैजरेटेड द इमेजरी टू क्रिटिक सोसाइटी एंड ह्यूमन नेचर। क्योंकि जो गुलिवर था उसके गुलिवर ट्रैवल्स में भी उसमें यही दिखाया था कि जो ह्यूमन सोसाइटी है और जो ह्यूमन नेचर है उसके बारे में किस तरह से वो चीज़ें एक दूसरे को एक तरह से इफ़ेक्ट करती हैं, उसके बारे में बताया था। एंड वाइल हिज इंडिग्नेशन, ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिग्नेशन की, जो ऑफन लॉडेड एज अ पावरफुल फोर्सफुल सोशल कमेंट्री। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो बी सीन एज अ सोर्स ऑफ पर्सनल टोरमेंट। ठीक है, पर्सनल टोरमेंट की बात हो गई है। एंड अ पोटेंशियल बैरियर टू जेन्युइन इंगेजमेंट विद अदर्स। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा इंट्रो हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो सैवेज इंडिग्नेशन का है वो क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, फर्स्ट जो हमारा टाइटल बनेगा वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ सैवेज इंडिग्नेशन। अब इसका एक जो पार्ट बनेगा वो है डेफिनेशन। ठीक है, पहले तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन है कि सैवेज इंडिग्नेशन है ये एक जो राइटर हैं जोनाथन स्विफ्ट, सो उनका जो एंगर है ना, एंगर, और आप ऐसे बोल सकते हो कि क्रोध, गुस्सा, घमंड, भ्रष्टाचार, जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनके प्रति जो उनकी भावनाएं हैं वो इसमें दर्शाई गई हैं। ठीक है, तो सैवेज इंडिग्नेशन में स्विफ्ट के अकॉर्डिंग टू स्विफ्ट, या फिर आप स्विफ्ट की जो प्रोफाउंड सेंस ऑफ एंगर एंड डिसगस्ट एट ह्यूमन करप्शन, वैनिटी और इर्रेशनैलिटी के बारे में यहाँ पर बात हुई है। तो ये डेफिनेशन होगी। फिर हम बात करेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ था। ओरिजिन की बात करते हैं। दिस टर्म इज़ टेकन फ्रॉम स्विफ्ट की जो सेल्फ रिटन एपिटा थी ना, एपिटा जिसको समाधि लेख बोलते हैं, वो डिस्क्राइब करता है वहाँ पर अबाउट हिज स्टेट अपॉन डेथ एज बियॉन्ड द रीच ऑफ हिज सैवेज इंडिग्नेशन। ठीक है, अब इसका पर्पज़ क्या था, इस सबको लिखने का पर्पज़ क्या था। स्विफ्ट इंडिग्नेशन इज एंड सिंपली अ पर्सनल इरिटेशन। वो उसकी कोई पर्सनल इरिटेशन नहीं था, बट इट्स ए ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड हिज सटायर। जो उसने सटायर लिखा है ना, उसके पीछे का एक मतलब फोर्स है सटायर को और अच्छे से लिखने का। किस लिए? ताकि फॉर मोटिवेटिंग हिम टू एक्सपोज द फ्लॉज एंड अब्सर्डिटीज़ ही सीन इन द वर्ल्ड। जो उसने दुनिया में जो ये चीज़ें देखी हैं ना, उन चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए, करप्शन हो गया, घृणा हो गई, गुस्सा हो गया, वैनिटी, ये भेदभाव, इन सारी चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया पर्पज़। अब सेकंड पॉइंट लेंगे हम। नेक्स्ट है स्विफ्ट सटायरिकल यूज़ ऑफ इंडिग्नेशन।
इसमें पहला तो आप बताएंगे जो गुलिवर ट्रैवल है, ठीक है, गुलिवर ट्रैवल, इसके बारे में क्या बताना है कि ये जो एक उनका एक मास्टरपीस था स्विफ्ट का, ठीक है, गुलिवर्स ट्रैवल। स्विफ्ट एम्प्लॉय करता है कि जो हिज एग्जैजरेशन और फैंटास्टिकल सिनेरियो किस लिए यूज़ करते हैं इसको, टू क्रिटिक वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, एंड फ्रॉम ह्यूमन बिहेवियर की तो बात करते ही हैं, अपॉन अबाउट पॉलिटिकल करप्शन टू इंटेलेक्चुअल वैनिटी की भी बात करते हैं वो। तो एक तरह से यहाँ पर इन्होंने सटायर व्यंग्य का यूज़ किया है। गुलिवर ट्रैवल्स की आप बात कर देना। फिर आप इसमें सेकंड लिखते हैं द मॉडेस्ट प्रपोजल, ठीक है। मॉडेस्ट प्रपोजल में आप क्या लिखेंगे कि दिस सटायरिकल जो पैम्फलेट है ना, ये सजेस्ट करता है दैट द आयरिश पुअर शुड सेल देयर चिल्ड्रन एज फूड to the wealthy। मतलब इट्स अ शॉकिंग ना, अ शॉकिंग proposition that highlights the desperation and social injustice of the time। उस टाइम का जो एक desperation था लोगों में, गरीब लोगों में, उस चीज़ को हाईलाइट करता है, और जो social injustice था, ठीक है, इन दो चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। फिर एक थर्ड पॉइंट और लिख सकते हैं हम, बियॉन्ड ह्यूमर, ठीक है। बियॉन्ड ह्यूमर में क्या लिखेंगे, वाई स्विफ्ट सटायर इज ऑफन ह्यूमरस, हमेशा ही रहा है उसका जो सटायर है वो हमेशा ह्यूमरस रहा है। इट इज़ रूटेड, इसका रूट्स कहाँ थे, मतलब कहाँ से शुरू हुआ था, इट्स अ डीप सेंस ऑफ मोरल आउटरेज एंड अ डिज़ायर टू प्रोवोक चेंज, ठीक है। मतलब कि जो स्विफ्ट हैं उनका जो मतलब हास्य से परे, सटायर से भी परे, इनका जो व्यंग्य हमेशा हास्यपूर्ण तो होता ही है, बट ये जो एक नैतिक आक्रोश होता है ना, उसकी जो भावनाएं हैं, उसके जो गहरी भावनाएं हैं, उनमें परिवर्तन लाने की इच्छा जो है वो उसमें निहित होती है। अब बात करेंगे क्रिटिकल एस्पेक्ट की इसकी, ठीक है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो है अ सोर्स ऑफ टॉर्मेंट। अ सोर्स ऑफ टॉर्मेंट क्या है कि सम क्रिटिक्स जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं दैट स्विफ्ट का जो सैवेज इंडिग्नेशन है, दैट वाज जस्ट अ टूल फॉर सटायर, ठीक है। उसको टूल बताते हैं, सटायर का टूल। बट ऑल्सो ये जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है, दिस इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ पर्सनल सफरिंग, ठीक है। पर्सनल सफरिंग कैसे, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं खुद से भी तो वो सारी चीज़ें महसूस करी थी ना, जो समाज का एक चेहरा था जहाँ भ्रष्टाचार था, भेदभाव था, तो उसकी पर्सनल सफरिंग भी तो है ना इसमें, और कंट्रीब्यूटिंग टू हिज मेंटल इंस्टेबिलिटी, और जो इसकी इन सारी चीज़ों की वजह से उसकी जो मेंटल जो कंडीशन थी वो इनस्टेबल हो गई थी, तो उसमें भी तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं कहीं ना कहीं। तो सोर्स ऑफ टूर्नामेंट सेकंड हम लिखेंगे इसमें पोटेंशियल फॉर मिस इंटरप्रिटेशन। जब आप ये स्विफ्ट जब इंडिग्नेशन की बात करते हैं, जब स्विफ्ट इंडिग्नेशन की जब बात करते हैं, तो ये एक दिस इज़ ऑफन सीन एज अ नोबल परस्यू ऑफ ट्रुथ एंड जस्टिस, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इट कैन बी ऑल्सो इंटरप्रिटेटेड एज misanthropic or overly harsh, potentially aligning readers to, ठीक है। सो पोटेंशियल फॉर मिस इंटरप्रिटेशन की हम बात कर दिया हमने। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे द नेचर ऑफ सटायर, ठीक है। तो this is very important to consider whether satire, particularly when fueled by strong emotions like indignation, this can truly achieve its intended goals। और goals भी कौन से, goals of reform, or whether it is primarily serve as a कैथरिक आउटलेट और द सटायरिस्टिक। तो कोई भी रोल हो, वो कोई भी फॉर्म हो, उसमें जो सबसे बड़ा जो काम होता है, जो गोल है, वो अचीव करना है कि जो यहाँ पर जो जिन चीज़ों की बात हो, जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है, उनको अचीव करना ही गोल होता है, ठीक है। फिर आप इसमें बता देंगे जो
स्विफ्ट्स की जो लेगेसी है उसके बारे में बात करेंगे कि एंड्योरिंग इन्फ्लुएंस था वो डिस्पाइट द कॉम्प्लेक्सिटी सराउंडिंग हिज यूज़ ऑफ सैविक इंडिग्नेशन। ठीक है, तो भी जो स्विफ्ट का जो सटायर वाला एक जो वर्क था दैट कंटिन्यू टू बी स्टडीड और एडमायर किया गया, सोशल कमेंट्री और जो एंड्योरिंग रेलेवेंस था, वो सारी चीज़ें जो है वो एडमायर की गई थी। एंड जो एक कॉम्प्लेक्स फिगर भी इसमें बताया गया है कि जो स्विफ्ट की जो लेगेसी है, इट्स वन ऑफ द ब्रिलियंट सटायरिस्ट हु ग्रैपल्ड विद प्रोफाउंड क्वेश्चंस अबाउट ह्यूमन नेचर। ठीक है, ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, वो मोरालिटी की बात करते हैं और द नेचर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, यही सारी चीज़ों पे तो बात करते हैं ना, वो सटायरिंग वे में करते हैं वो बात, और इसके बाद आप कंक्लूजन लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द क्रिटिकली कमेंट ऑन द क्लास पॉलिटिक्स इन द प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये एक प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड जो लिखा था विलियम कॉन्ग्रीव ने, उनके ऊपर ये उन्होंने प्ले लिखा था। तो उस प्ले में जो क्लास पॉलिटिक्स थी उसके बारे में बात करना है आपको। ठीक है, कि वो एक होता है ना कि हर समाज में एक कम्युनिटी होती है, हर कास्ट और लेवल्स होते हैं, हर समाज में कम्युनिटीज़ होती हैं, धर्म होते हैं। तो क्लास पॉलिटिक्स की बात की जा रही है, जो हाई क्लास होती हैं, लो क्लास होती हैं। ठीक है, ऐसे तो लेवल होते हैं ना। तो जो क्लास पॉलिटिक्स थी इस प्ले में, उसके बारे में आपको बताना है। तो जो विलियम कॉन्ग्रीव है वो एक्सप्लोर करते हैं कि जो क्लास पॉलिटिक्स है वो क्या है, वो रेस्टोरेशन ऑफ इंग्लैंड है। और हाईलाइटिंग ही इज़ ऑल्सो हाईलाइटिंग दैट हाउ सोशल स्टैंडिंग, ठीक है, सोशल स्टैंडिंग, वेल्थ एंड रेपुटेशन, ये तीन चीज़ें उन्होंने बताई हैं, डिक्टेट करी है जो बिहेवियर है और रिलेशनशिप विद इन द अपर क्लास। ठीक है, अपर क्लास के बारे में बताया उन्होंने। और ये जो प्ले है, ये दिस प्ले क्रिटिक्स द आर्टिफिशियलिटी और सुपरफिशियलिटी। मतलब एक समाज का जो एक आर्टिफिशियल पना है ना, जो नकली पना, और जो सुपरफिशियलिटी, एक होता है ना कि मतलब एक मुखौटा ले लेते हैं कि हर चीज़ सुपरफिशियलिटी हो जाती है ऑफ द सोसाइटी। और जो कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स प्रायोरिटाइज अपीयरेंस एंड फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी गई है ओवर जेन्युइन इमोशंस। ठीक है, और जो मोरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, इनसे ऊपर क्या चीज़ों को अहमियत दी गई है, आर्टिफिशियलिटी और सुपरफिशियलिटी। मतलब एक समाज का जो होता है ना कृत्रिमता, नकलीपना, और एक सुपरफिशियलिटी होता है कि सतही, मतलब बिल्कुल ही सतह की जो हम बात करते हैं उसकी आलोचना करता है। और यहाँ पर जो भावनाएं हैं, नैतिक सिद्धांत हैं, उनकी तुलना में ये सारी चीज़ों को, कौन सी सारी चीज़ें, जो फाइनेंशियल वेल्थ है उसको ज़्यादा अहमियत दी गई है। अब हम बात करेंगे कि क्लास पॉलिटिक्स में क्या क्या चीज़ें थी, किन के बारे में इसमें बात की गई है। तो पहला है हमारा एम्फेसिस ऑन सोशल स्टेटस। ये जो प्ले है जिसकी हम बात कर रहे हैं, द वे ऑफ द वर्ल्ड, इसमें किस चीज़ में एम्फेसिस, जोर दिया गया है, सोशल स्टेटस पर। तो कैरेक्टर्स जो हैं, कैरेक्टर्स इन द प्ले आर डीपली कंसर्न्ड विद देयर सोशल स्टेटस, सोशल स्टैंडिंग एंड हाउ दे आर परसीव्ड बाय अदर्स। ठीक है, कि एक तो वो अपने सोशल स्टैंडिंग की ज़्यादा कंसर्न करते हैं ना, हाउ दे आर परसीव्ड, कि अदर्स जो बाकी लोग हैं उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं। द वैल्यू टाइटल्स, द लीनिएज और वेल्थ अबव ऑल एल्स। ठीक है, तो सोशल स्टेटस बहुत मैटर करता था। देन सेकेंड है मैरिज एज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मैरिज दी जो इसमें बताई गई ना, दीज आर ऑफन पोर्ट्रेट एज अ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस फॉर consolidating wealth and social power. ठीक है, rather than expression of love and affection. ठीक है, इनसे ऊपर रखा गया है सारी चीज़ों को। जो एक मिलमेंट्स जो डॉरी है, उसके वो एक सेंट्रल प्लॉट पॉइंट हो जाता है इसमें, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ट्रांजैक्शनल नेचर ऑफ मैरिज। ठीक है, कि मैरिज को एक तरह से ना वो कमाई का ज़रिया या एक इस तरह का एक टूल बना दिया गया है फॉर
मनी एंड वेल्थ। नेक्स्ट हमारा हिपोक्रेसी एंड आर्टिफिशियलिटी। ये प्ले जो है ना ये एक्सपोज करता है द हिपोक्रेसी और आर्टिफिशियलिटी ऑफ द अपर क्लास। ठीक है, कैरेक्टर्स जो हैं वो ऑल द कैरेक्टर्स इंगेज इन एलोबरेटिंग सोशल रिचुअल्स और डिपेक्टिव बिहेवियर्स। किस लिए? टू मेंटेन देयर रेपुटेशन एंड स्टेटस। ठीक है, एंड अक्सर क्या होता है कि दे आर हाइडिंग देयर ट्रू इंटेंशंस एंड फीलिंग्स। मतलब एक इंसान होने के तौर पर वो लोग अपनी जो एक ट्रू फीलिंग्स होती है ना, हर इंसान के अंदर फीलिंग्स होती है, लव की, अफेक्शन की, हेट्रेड की, तो उन चीज़ों को छुपाकर, उन चीज़ों को मतलब दबा के, ठीक है, वो एक अलग ही जो एक हिपोक्रेसी वाला एक आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं जो जैसे हम ये मूवी में देखते हैं, या फिर जो कौन है ये जो, अरे यार ये फिल्म वाले जो होते हैं कैरेक्टर्स, हीरो हीरोइन होते हैं, ये हम जब उनको देखते हैं तो वो एक अलग ही ऐसा लगता है कि इनसे खुश तो कोई है ही नहीं, है ना। बट जब हम इनकी पर्सनल लाइफ में देखते हैं तो हर कोई परेशान है, सब मतलब ये होता है कि जब हम उनको देख रहे हैं ना तो अब उनके मन में क्या चल रहा है, उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता। बट क्योंकि उनको अपना जो सोशल स्टेटस है, उसको जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करते हैं, अपर हाई क्रीमी लेयर से वो बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि अपनी सारी जो इमोशंस हैं उनको दबाओ और जो सोशल स्टेटस है बस उसको पकड़ के रखो। ठीक है, क्योंकि ये उनके लिए एक ज़रूरत बन जाता है। ठीक है, उन चीज़ों को एक उस क्लास में रहते हुए उनके लिए ये एक ज़रूरत बन जाती है कि अब उनको ऐसे ही रहना है। जो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल बन के रहना, हिपोक्रेसी को अपने लाइफ में मतलब हिपोक्रेट बन के रहना। तो ये इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताने की कोशिश करी है। सेकेंड है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशंस। ये प्ले जो है ना, दिस प्ले डेमोन्स्ट्रेट कि हाउ जो सोसाइटल प्रेशर है ना, सोशल प्रेशर, वो कैसे और एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, ये किसी भी इंसान को ना एक ट्रैप में कर लेती हैं, इन अनहैप्पी और फुलफिलिंग रिलेशनशिप में, और सिचुएशन एक ऐसे क्रिएट कर देती हैं। कैरेक्टर्स आर कंस्ट्रेंड बाय द नीड टू अपहोल्ड देयर व्हाट सोशल स्टैंडिंग्स। ठीक है, हर जगह वही बात आ रही है। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे आप, critic of social hierarchy. While this play depicts the lives of the wealthy, it also simply critiques the rigid social hierarchy. ठीक है, जहाँ तक ये आर्टिफिशियलिटी हिपोक्रेसी की तो बात कर रहा है ये नॉवल, बट उसके साथ साथ ये एक जो एक सोशल हायरार्की और उन चीज़ों की तो बात ही कर ही रहा है, बट एट द सेम टाइम ये क्रिटिक है या फिर उसकी आलोचना करता है जो सोशल हायरार्की की भी यहाँ पर आलोचना की गई है, और उस समय में जो भी चीज़ें चल रही थी, और सुपरफिशियलिटी ऑफ इट्स वैल्यू। कंग्रीव जो है वो यूज़ करते हैं ह्यूमर और सटायर को यूज़ करते हैं अपने नॉवल में, किस लिए? टू एक्सपोज फ्लॉज और कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ दिस सोसाइटी। इसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसकी हम बात कर लेते हैं, जिस पर आपको से हमेशा पूछा जाएगा, वो है गुलिवर्स ट्रैवल के बारे में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम करेंगे ना वो है, डू यू थिंक गुलिवर्स ट्रैवल इज़ ए ट्रैवलॉग? गिव अ रीसेंट आंसर विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। कि जो ये गुलिवर्स ट्रैवल है, क्या ये एक यात्रा वृत्तांत है? अगर है तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझाइए। ठीक है, ये इसका हम आंसर लिखेंगे इसका। देखो, गुलिवर्स ट्रैवल पे पूछा जाता है आपसे, या तो ट्रैवल लॉग के बारे में पूछ लिया जाएगा, या फिर वहाँ जो एक कुछ डिफरेंसेस पूछ लिए जाएंगे जो ह्यूमन नेचर और नेचर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है इससे, तो इसको पढ़ के जाना। अभी हम इसको आंसर देखते हैं। तो इसमें मैंने छोटा सा कुछ लिखा है, बट सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि जो गुलिवर्स ट्रैवल है दैट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ travelogue, but it's ultimately a satirical novel rather than a straightforward account of real journey. ठीक है, ये जो ट्रैवलॉग है इसमें ये यूज़ करता है द फ्रेमवर्क ऑफ अ ट्रैवल नैरेटिव एंड टू क्रिटिक ह्यूमन नेचर, ह्यूमन
जैसे कि हम हमेशा बात करते आए हैं, ह्यूमन नेचर और जो सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनकी बात करता है कि इसमें सिर्फ यात्रा के बारे में नहीं है। ये जो प्ले है, ये नॉवल है, ये ह्यूमन नेचर और जो सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी बात करता है, ठीक है, उनके बारे में ज़्यादा बात करता है। जो सामाजिक संस्थाएं हैं हमारी, जो मानव का स्वभाव है उसके बारे में, ठीक है। तो अब कैसे कैसे उसमें हो सकती हैं चीज़ें, उनको हम एक एक करके लिख लेते हैं। सबसे पहला हम लिखेंगे एग्जैजरेशन और फैंटेसी। ये नॉवल जो है ना, दिस नॉवल फीचर्स फैंटास्टिक लैंड्स और क्रिएचर्स, ठीक है। एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही भूमि, एक अलग ही जगह की बात करता है, वहाँ पर रहने वाले अलग अलग क्रिएचर्स की बात करता है, जिसमें कौन कौन होते हैं। एक तो लिलीपुट होता है, ठीक है, लिलीपुट होता है, ब्रोडिंगैंग होता है। तो इनके बारे में इसमें बताया गया है, जो कि रियल में नहीं था, बट क्योंकि ये एक फैंटेसी क्रिएट करनी थी तो काल्पनिक चीज़ें भी बताई गई हैं। दीज आर हाईली इम्प्रोबेबल और सर्व टू सटायराइज ह्यूमन फोली रादर दैन प्रोवाइड एक्यूरेट जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। मतलब एक हास्यास्पद चीज़ों को दिखा दिया है कि सटायरिकल वे में एक ह्यूमर भी बता दिया, रादर दैन जो एक्यूरेट जोग्राफिकल जो जगह थी उसके बारे में बताने के बजाय। तो जो फैंटेसी है ना, उसको ज़्यादा एग्जेजरेट कर दिया इसमें। सेकंड है सटायरिकल पर्पस। ये जो प्राइमरी पर्पस है इसका गुलिवर्स ट्रैवल्स का, वो खाली इन्फॉर्म करना नहीं है रीडर को अबाउट न्यू प्लेसेस, ठीक है। न्यू प्लेसेस के बारे में ही जो रीडर्स हैं उसको बताना नहीं है, इन्फॉर्म करना नहीं है, बट टू यूज़ दोज प्लेसेस एज ए लेंस टू क्रिटिक ह्यूमन बिहेवियर। कि उस जगह पर जो गुलिवर के साथ हुआ था, ह्यूमन्स ने जिस तरह से बिहेवियर किया था, उस बिहेवियर को क्रिटिक किया गया है। और जो पॉलिटिकल सिस्टम था वहाँ पर, एंड द सोशल कस्टम्स, जो सोशल कस्टम्स वहाँ पर बताए गए थे, उन चीज़ों को क्रिटिक करने के लिए सटायर का यूज़ किया गया है, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल जो लिलीपुट होता है, लिलीपुटियन जो पैटी स्क्वेबल होते हैं, एंड जो ब्रोबेडिंगैंग्स होते हैं, वो जायंट होते हैं साइज़ में, एंड आर यूज्ड टू मॉक ह्यूमन प्राइड एंड वैनिटी, ठीक है। तो उस चीज़ को एक दफ़ा सटायर में यूज़ कर दिया है ताकि जो ह्यूमंस का जो एक बिहेवियर था वो उसमें बताया गया है, ठीक है, कि किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर किसी के साथ कई बार एक अलग ही व्यवहार कर देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये यात्राएं हैं ना, गुलिवर की जो यात्राएं हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सिर्फ नए नए जगहों के बारे में बताना नहीं है, बल्कि उन स्थानों का उपयोग जो है वो ह्यूमन बिहेवियर, पॉलिटिकल जो कनेक्शंस हैं, वो सामाजिक जो कस्टम्स हैं उनकी आलोचना करना भी है। जो अब ये जो लिलीपुटियंस हैं, इन्होंने जो छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं थे इनके, और जो ब्रोबेडिंगैंग्स के जो बड़े बड़े आकार के होते थे, बड़े बड़े साइज़ के होते थे, उनका उपयोग किसी के मानव एक ह्यूमन प्राइड और उनका जो ईगो थी उसका मजाक उड़ाने के लिए किया था। तो एक तरह से सटायर में उन चीज़ों को यूज़ कर दिया और रीडर को बता दिया कि वो क्या बताना चाह रहा है राइटर। नेक्स्ट है लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी। A true travelogue typically aims to be authentic or informative about the places visited। ऐसे होता है ना भाई, अगर मान लो कोई ट्रैवलॉग कहीं जा रहा है तो कहीं के बारे में बता रहा है, तो किसी जगह के बारे में बता रहा है, तो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए और इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए। गुलिवर्स ट्रैवल जो है वो प्रोटाइज करता है सोशल कमेंट्री ओवर जो फैक्चुअल एक्यूरेसी है उसके बारे में। तो इसलिए ऑथेंटिसिटी, देयर वाज अ लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी, कुछ भी नहीं था ऐसा, बट एक जो इमेजिनरी चीज़ें थी वो बताई गई यहाँ पर। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। जो ट्रैवल लॉग है ना, इस ट्रैवल लॉग का जो फॉर्मेट है वो हेल्प करता है टू इनिशियली ड्रॉ द रीडर्स इनटू द स्टोरी बाय प्रेजेंटिंग फैंटास्टिकल इवेंट्स एज देवर रियल एक्सपीरियंसेस। मतलब जिस तरह से वो चीज़ें बताई गई हैं ना, वो रीडर को मजबूर कर देती है, पढ़ने वालों को, कि उन्हें लगता है कि ये रियल थे, जो भी एक्सपीरियंस हुए वो रियल थे, बट वो थोड़ा सा हजम करने के मतलब वो ऐसा था नहीं कुछ भी, लेकिन क्योंकि ट्रैवल लॉग था तो उसका स्ट्रक्चर इसलिए बना दिया कि जो रीडर हैं वो उनको एकदम से रियल लगे वो चीज़ें।
नेक्स्ट है क्रिटिकल लेंसेज। जर्नी जो है ना, ये जो गुलिवर की जर्नी है, ये अलाउ करती है गुलिवर को टू एनकाउंटर डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड मेकिंग कंपैरिजन और हाईलाइटिंग द अब्सर्बिटीज़ और फ्लॉज ऑफ हिज ओन। ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं। नैरेटिव, हम नैरेटिव की बात करें, कन्वीनियंस की बात करेंगे। तो फ्रेमवर्क है ना, फ्रेमवर्क ऑफ वर्क्स अलाउ शिफ्ट टू मूव गुलिवर फ्रॉम वन सिटिंग टू अनदर, और फैसिलिटेट करता है टू एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी और ह्यूमन नेचर, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। फिर हम कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि गुलिवर्स ट्रैवल जो है वो एम्प्लॉय करता है द स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रैवलॉग, बट इट्स कोर पर्पस इज़ टू सैटिराइज ह्यूमन बिहेवियर और social institutions, making it a satirical novel rather than a genuine travelogue। ठीक है, बस इतना लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, कमेंट ऑन द पोस्टोरल एलिमेंट्स इन ग्रेज एलेगी। सबसे पहले तो बात करते हैं, अच्छा हाँ, इस पे क्वेश्चन आता है, इसका ध्यान रखना। तो पोस्टोरल एलिमेंट्स क्या होते हैं? पोस्टोरल एलिमेंट्स होते हैं कि यूज़ ऑफ नेचुरल इमेजरी, एक इसमें या आप बोल सकते हो पर की एलिमेंट्स होते हैं ऑफ अ पोस्टोरल एलिगी। एलिगी इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ नेचुरल इमेजरी, मेटाफोर्स होते हैं, क्लासिकल एल्यूजन्स होते हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है और कन्वेंशन होता है। तो इन सब ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जहाँ भी पोस्टोरल एलिमेंट्स की बात की जाएगी। तो इसका मतलब हो गया ये। अब ग्रेज एलिगी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता देना कि इंट्रो में कि जो थॉमस ग्रे जो इसके राइटर हैं, उन्होंने एलिगी रिटेन इन द कंट्री चर्चयार्ड में जो डेथ और जो एक सोशल कम्युनिटी है ना, उसके बारे में पता करने के लिए, या फिर जो मोरालिटी है और सोशल क्लास के बारे में पता करने के लिए उन्होंने ये रूरल सेटिंग्स को यूज़ किया है, और जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनकी जीवनी को यूज़ किया, उनकी लाइफस्टाइल को देखा, वाइल ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग ऑन द पोएट्स ऑन आइसोलेशन। इसके साथ साथ जो राइटर है उसका अपना जो लाइफ का एकाकीपन है उसके बारे में भी बात की गई है। तो पोस्टल एलिमेंट्स इन ग्रेज एलिगी की अब हम बात कर लेते हैं, एक एक पॉइंट लेके बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है रूरल सेटिंग की हम बात करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि यूज़ ऑफ नेचुरल इमेजरी हो गया, मेटाफोर भी यूज़ होंगे वहाँ पर, क्लासिकल एल्यूजन, कन्वेंशन, फॉर्मल स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें इसमें जो होती है ना, वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इन्हीं का एक पार्ट है जो है रूरल सेटिंग, इसकी बात करेंगे हम कि प्ले इस पोएम में रूरल सेटिंग का कैसे यूज़ किया है। तो पोएम इज़ अ सेट ऑफ ट्रैंक्विल कंट्री साइड, स्पेशली अ चर्च यार्ड, एंड दैट इज़ अ कॉमन लोकेशन इन पोस्टरल पोएट्री के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो सेटिंग है ये इवोक करती है अ सेंस ऑफ पीस की बात करते हैं, एंड कंटेम्पलेशन कंट्रास्टिंग विद द बर्स्टिंग सिटी लाइफ। ठीक है, मतलब कि जो ग्रामीण परिवेश की यहाँ पर बात हो रही है ना, उसमें एक शांत कोई क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ पर एक चर्च का जो पूरा वो है चर्च यार्ड है, वहाँ पर है, वहाँ पे दिखाया गया है। ये ना एक देहाती कविता के रूप में एक बहुत ही कॉमन सी जगह के बारे में बात की जा रही है। यहाँ का जो वातावरण है, शहर की जो हलचल भरी ज़िंदगी के उलट शांति और एक सुकून वाली भावना पैदा करता है। सेकंड, आइडियलाइज्ड नेचर, प्रकृति की बात हो रही है। ग्रे पोर्ट्रे करते हैं नेचर एज अ सेरेन और idyllic backdrop, and also he is emphasizing the beauty and tranquility of the rural landscape। ठीक है, लैंडस्केप, रूरल लैंडस्केप की बात करते हैं। ये पोएम, इसका जो डिस्क्रिप्शन है ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, वो कंट्रीब्यूट करता है टू द ओवरऑल पेस्टोरल एटमॉस्फेयर को। थर्ड लिखेंगे हम, सिंपल रूरल लाइफ, गांव का जीवन। पोएम फोकस करती है ऑन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी विलेजर्स, उनका डेली रूटीन, उनकी कनेक्शंस ज़मीन के साथ, धरती को तो वो मदर मानते हैं, तो कनेक्शन टू द लैंड। और जो ग्रे हैं वो आइडियलाइज देयर सिंपल हार्ड वर्किंग लाइफ्स, और हाईलाइट करते हैं देयर इनोसेंस और क्लोजलीनेस टू नेचर, कि वो नेचर से कितने क्लोज हैं। तो उनकी जो सिंपल रूरल लाइफ है उसके बारे में बात करते हैं।
नेक्स्ट है शेफर्ड इमेजरी, जो शेफर्ड होते हैं, दैट वाज दिस पोएम अलाउ करती है अल्यूड टू देयर ट्रेडिशनल रोल इन पेस्टोरल लिटरेचर। कैसे? शेफर्ड जो गडरिए होते हैं ना, भेड़ बकरी चराने वाले गडरिए जो होते हैं, उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है। और ये पोएम है वो करती है सेंस ऑफ सिंपल, ठीक है, सिंपल रूरल लाइफ, इसकी तो हम बार बार बात ही कर रहे हैं, जो एसोसिएटेड विद शेफर्ड एंड फर्दर एनहेंसिंग द पेस्टोरल टोन। ठीक है, तो शेफर्ड इमेज हो गया यहाँ पर, रूरल सिंपल रूरल लाइफ हो गया, आइडियलाइज्ड नेचर, रूरल सेटिंग। ठीक है, तो ये तो आप आराम से कर लोगे, इतने बड़े इसमें टफ चीज़ें नहीं हैं। फिफ्थ देखते हैं, मेडिटेशन एंड मोरालिटी। द पेस्टोरल सेटिंग जो प्रोवाइड करवाती है वो फ्रेमवर्क फॉर ग्रेज मेडिटेशन ऑन डेथ एंड मोरालिटी को। ये पोएम ऑल्सो एक्सप्रेस द यूनिवर्सलिटी ऑफ डेथ रिगार्डलेस ऑफ सोशल स्टैंडिंग। मतलब डेथ के बारे में तो ये बताती है पोएम कि वो तो शाश्वत सत्य है, इसमें कोई किसी की सोशल स्टैंडिंग कोई मैटर नहीं करती, इसमें फ्यूटिलिटी ऑफ अर्थली अचीवमेंट्स, कुछ भी मैटर नहीं करता इन फ्रंट ऑफ डेथ। मतलब डेथ सर्वोपरि है, कोई भी सोशल स्टेटस हो, कितना ही वेल्दी हो, वो सारी चीज़ें एक साइड हो जाती हैं, बट जो डेथ है वो तो शाश्वत सत्य है। सोशल कमेंट्री, दिस पोएम ऑल्सो सबटली क्रिटिक द सोशल हायरार्की ऑफ द टाइम बाय कंट्रास्टिंग द लाइव्स ऑफ द वेल्दी विद दोज ऑफ द कॉमन विलेजर्स। मतलब एक वेल्दी और कॉमन पीपल, ठीक है, इनके बीच जो कंट्रास्ट था उसकी बात करती है ये पोएम। ग्रे क्वेश्चन करते हैं वेदर द एडवांटेज ऑफ वेल्थ एंड सोशल स्टेटस ट्रूली ऑफर एनी एडवांटेज इन डेथ। ग्रे ये बात करते हैं कि जो सोशल स्टेटस है, जो वेल्थ है, धन है, संपदा है, क्या वो वास्तव में ही मतलब मृत्यु या डेथ में कोई लाभ मिलता है उन चीज़ों से? कुछ भी लाभ नहीं मिलता, क्योंकि ये सारी चीज़ें सब यहीं रह जाती हैं। तो मृत्यु के सामने तो कुछ नहीं चलता ना, धन, सामाजिक स्थिति, पद, सब कुछ यहीं रह जाता है। डेथ इज सर्वोपरि। एम्बिगिटी एंड कंट्राडिक्शन, ये पोएम जो है ये रूरल लाइफ को तो आइडियलाइज करती ही है एंड ऑल्सो एक्नॉलेज करती है द लिमिटेशन और हार्डशिप फेस्ड बाय दोज हु लिव। मतलब जो गांव में लोग रहते हैं ना, उनकी लाइफ कितनी हार्ड है, कितनी मेहनत करते हैं वो, और उन चीज़ों के बारे में बताती है। सिर्फ खाली रूरल लाइफ के बारे में नहीं बताती है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ कितनी हार्ड है, जीने का तरीका कितना मुश्किल भरा है, उसके बारे में भी ये पोएम बात करती है। दिस क्रिएट अ टेंशन बिटवीन द आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ पोस्टोरल और रियलिटीज़ ऑफ रूरल एग्जिस्टेंस। ठीक है, रूरल एग्जिस्टेंस की बात करती है। और एकेडमिक अगर नोट करें तो द ड्युअलिटी इन द पोएम्स मैसेज, इसको भी मतलब ड्युअलिटी किस तरह से कि एक तो सटायरिंग वे में बात की गई है, दूसरा जो सत्य है डेथ, उसकी बात करी जा रही है, तो एक तरह से डुअल मैसेज दे रही है पोएम। फिर हम कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में लिखना है कि ग्रे एम्प्लॉयज पोस्टल एलिमेंट्स नॉट जस्ट टू क्रिएट अ पिक्चोरियस सेटिंग बट ऑल्सो टू एक्सप्लोर डीपर थीम ऑफ मोरालिटी, ठीक है, सोशल क्लास एंड द ह्यूमन कंडीशन। ओके, लिटरेरी स्कॉलर्स डिस्कस द पोएम्स कॉम्प्लेक्सिटी, आप लिख सकते हो, याद रह जाए तो। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव डिटेल्स ऑफ सम ब्रॉड फीचर्स ऑफ लॉन्ग 18th सेंचुरी। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इस पर पूछ लिया जाएगा आपसे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी 18th सेंचुरी आया हुआ है, तो उसके बारे में तो खैर बात होनी ही है। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, हमेशा की तरह इंट्रोडक्शन तो लिखा करो तुम, 4-5 लाइन लिख दो तो एक अच्छा लगता है, अच्छा आंसर जो है वो फ्रेम हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि जो लॉन्ग 18th सेंचुरी है ना, ये एक तो 17वीं और 19वीं सदी के बीच की बात करती है। ठीक है, उस टाइम जो सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे अक्रॉस यूरोप और अमेरिकन्स का, उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। की फीचर्स क्या हैं इसमें? द राइज ऑफ एनलाइटनमेंट आइडियाज़ हो गए, डेवलपमेंट ऑफ न्यू लिटरेरी फॉर्म्स लाइक नॉवल,
नॉवल का जो उदय हुआ था नॉवल लिखने का, और बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो जो औद्योगिक क्रांति हुई थी ना 1857 में, तो उसके बारे में बात की जाती है। अलॉन्ग साइड मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट्स लाइक अटलांटिक रेवोल्यूशन और यूरोपियन कॉलोनाइजेशंस की बात होती है। तो इन सब को हम एक एक करके बात करेंगे सो दैट आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो सके। फर्स्ट हम लिखेंगे एनलाइटनमेंट इन्फ्लुएंस। 18th सेंचुरी जो है वो विटनेस करती है द कुलिमिनेशन ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकिंग के बारे में इन्फ्लुएंस, एम्फसाइजिंग रीजन, इंडिविजुअलिज्म और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। ये जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था ना, ये चैलेंज करता था जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी स्ट्रक्चर था उसको, पेट्राइजी को, जो पितृसत्तात्मक चीज़ें थी उनको, और पर्टिकुलरली दोज ऑफ मोनार्चीज और एरिस्टोक्रेसीज which laid the groundwork for revolutionary ideas। ठीक है, सेकंड लिखेंगे हम। इसका मतलब ये हुआ जो अभी मैंने बोला है कि 18वीं शताब्दी में जो एक ज्ञान के उदय की जो प्रकाष्ठा देखी गई उसमें व्यक्तिवाद, मानवाधिकार पर जोर दिया गया, और एक तरह से ये एक बौद्धिक आंदोलन भी था जहाँ पर जो राजतंत्र और जो लीड वर्ग था उसकी सत्ता की जो संरचना थी उसको चुनौती दी गई थी, और जो क्रांतिकारी विचार थे उसके लिए भी एक बेस बन रहा था। सेकंड लिखेंगे पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। लॉन्ग 18th सेंचुरी सॉ अ सीरीज ऑफ मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स, घटनाएं देखी थी, राजनीतिक घटनाएं देखी थी, जिसमें ग्लोरियस रेवोल्यूशन थी इंग्लैंड की 1688 की, ठीक है, वो इस्टेब्लिश हुई थी पार्लियामेंट्री सवर्जिनिटी पे, और द अटलांटिक रेवोल्यूशन हुई थी जो अमेरिका और फ्रांस में, दैट चैलेंजेस द लेजिटिमेसी ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम को वो चैलेंज कर रही थी। और इसी के साथ जो सक्सेशन क्राइसिस एंड वार्स जो थे, लाइक द वॉर ऑफ द स्पेनिश सक्सेशन हुआ था एंड द 7 years वॉर, ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने पॉलिटिकल लैंडस्केप को क्या किया, डिस्क्राइब किया। ठीक है, थर्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुई थी ना मिड 18th, ठीक है, उसमें ये लीड कर रही थी टू द रेडिकल चेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ये 3 चीज़ों में लीड कर रही थी। ये जो एरा था ये ऑल दिस एरा सो द एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन कॉलोनिज्म, ठीक है, इसको इसका भी एक्सपेंशन हुआ था, और जो स्लेव ट्रेडिंग का था वो भी चीज़ें उस टाइम हो रही थी। सोशली क्या था कि जो सेंचुरी इस यहाँ पर जो राइज हो रहा था वो न्यू मिडिल क्लास का एक राइज हो रहा था, न्यू मिडिल क्लास का उदय हो रहा था, ठीक है, और चेंजेस हो रहे थे इन फैमिली स्ट्रक्चर में और जेंडर रोल्स में, ठीक है, विद मैन जो था वो प्राइमरी सीन एज ब्रेड विनर, मतलब घर में जो घर वालों के लिए जो खाना खाने का या मतलब कमाने वाला आदमी जो था वो मैन को कंसिडर किया जा रहा था। वो जेंडर जो है, जेंडर रोल चेंज हो रहे थे, और जो वुमेन थी वो रिस्पॉन्सिबल थी फॉर हाउस होल्ड। तो ये कुछ चीज़ें हो रही थी कि जो जेंडर था, जेंडर स्ट्रक्चर, जेंडर्स के रोल डिसाइड हो रहे थे। मिडिल क्लास का एक नया एक क्लास का उदय हो रहा था, मिडिल क्लास का, और इसमें जो स्लेवरी था, स्लेवरी ट्रेड स्टार्ट हो गया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती थी, और एक्सपेंशन हो रहा था, यूरोपियन जो कॉलोनियज़म हो रहा था उसका एक्सपेंशन बढ़ गया था। और जो रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था 18th सेंचुरी में जो था, ये जो चेंजेस हुए थे लीड कर रहे थे उसमें मैन्युफैक्चरिंग को, एग्रीकल्चर को और ट्रांसपोर्टेशन को। लिटरेरी एंड कल्चरल डेवलपमेंट। लॉन्ग 18th सेंचुरी जो था ये नोटेबल था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश नॉवल, ठीक है, विद ऑथर्स। कौन कौन से ऑथर उस टाइम जो फेमस हुए थे उसमें है जेन ऑस्टिन और सैमुअल टेलर। दे वर बिकमिंग प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ नॉवल राइटिंग, ठीक है। लिटरेरी टेस्ट जो है वो शिफ्ट हो गया था विद अ मूव अवे फ्रॉम स्ट्रिक्ट न्यू क्लासिकल आइडियाज़ towards a greater emphasis on emotions हो गया, imagination हो गया। तो नॉवेल्स में जो ज़्यादा फोर्स किया गया था वो था इन पर, इमोशंस पर, इमेजिनेशन पर,
और इंडिविजुअलिज्म। ठीक है। फिफ्थ हमारा द लॉन्ग पर्सपेक्टिव। ये जो लॉन्ग लिखा है ना, इस ये क्या पर्सपेक्टिव था? हिस्टोरियन जो होते हैं ना जितने भी, वो दे ऑफन यूज दिस टर्म लॉन्ग 18th सेंचुरी टू एनकम्पास अ ब्रॉडर पीरियड देन द स्टैंडर्ड जो कैलेंडर डेफिनेशन होती है ना, टिपिकली एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम, मतलब 17th से लेकर जो 19th 17th का जो टाइम होता है ना, उसको बताने के लिए जो 18th सेंचुरी है उसके बारे में बात की जाती है, ताकि इसका भी और दोनों के बारे में बात की जा सके। ये कैप्चर करता है फुल स्कोप ऑफ दिस इंटरकनेक्टेड हिस्टोरिकल मूवमेंट्स। फॉर एग्जांपल सम जो हिस्टोरियंस है दे माइट डेट इट, जो स्टुअर्ट रेस्टोरेंट था 1660 में, उसकी आप बात कर सकते हैं, और जो एंड ऑफ जॉर्जियन एरा था उसके बारे में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम कंक्लूड कर देंगे अपना क्वेश्चन, और बस आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और वीडियो भी कंप्लीट हो गई है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।